एटॉमिक रेडियस है हमारे पास, ये इलेक्ट्रॉन जो मौजूद है आखिरी वाले शेल पे, आखिरी वाले शेल में ये मौजूद है इलेक्ट्रॉन, और ये जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन कहाँ पर मौजूद है जी? न्यूक्लियस में। इसका मतलब न्यूक्लियस से लेकर आखिरी वाले शेल में जो मौजूद इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, वहां तक का जो फासला होगा जिसको हम क्या कह देंगे? एटॉमिक रेडियस। ठीक है जी, ये है रेडियस की डेफिनेशन कि हमारे पास जो प्रोटॉन मौजूद होता है ना न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस से आखिरी वाले शेल के दरमियान का जो फासला होता है, ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस शेल, तो वो वाला डिस्टेंस क्या होगा हमारे पास? एटॉमिक रेडियस। समझ आ गई? इसके बाद कहता है कि इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट लेंगे जी हम पिकोमीटर में। इसका यूनिट हम किस में लेंगे जी? पिकोमीटर में। ये जी पिकोमीटर, और एक पिकोमीटर किसके बराबर है? एक पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर के बराबर। माइक्रोस्कोप में तो हमें एटम नहीं नजर आता, माइक्रोस्कोप में तो हमें एटम भी नजर नहीं आता। इस तरीके से ये जो वैल्यू है बहुत छोटी बन जाती है, क्योंकि अगर एटम नहीं नजर आता उसका साइज कैसे करेंगे? उसका साइज करने के लिए फिर हमें मिलाना पड़ता है जी दो एटमों को। इस तरीके से दो एटम आपस में मिलेंगे ना, फिर हम क्या करेंगे जी? दो एक जैसे एटम्स के दरमियान में उनके फासले को मेजर करेंगे। किसकी मदद से जी? हम एक्सरे या स्पेक्ट्रोस्कोपी तकनीक फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ी है वो, या फिर एक्सरे की बुझाड़ इसमें करते हैं। वो एक्सरे की शुआएं जाकर टकराती हैं तो हमें पता चलता है कि ये अब इनका जो डिस्टेंस है या फासला है वो इतना है। ठीक है, अगर फर्ज कर लो कि दोनों का डिस्टेंस कितना आ जाए जी? इधर से लेकर इधर तक दोनों का डिस्टेंस कितना है? 54। तो ये दो एटम है ना, तो हमने क्या निकालना है? एक का। तो हम क्या करेंगे जी? डिवाइड कर देंगे 54 को 2 पर डिवाइड करेंगे, क्या आंसर आ गया? 27। इसका मतलब 27 पिकोमीटर होगा। सही है, अब समझ आई ना? इतना छोटा एक एटम का बंधा कि हमें उन दो एटमों को मिलाना पड़ता है, फिर उनकी मेजरमेंट करनी पड़ेगी और फिर उनको डिवाइड करेंगे, फिर जाकर एक एटम का हमें जो रेडियस है वो मालूम होगा जी। आगे जी मेजरमेंट मैंने वही तो आपको बता दी कि मेजरमेंट में सबसे पहले आता है शार्प बाउंड्री। कहता है इनकी कोई शार्प बाउंड्री नहीं होती। ठीक है, ये नो शार्प बाउंड्री है जी। शार्प बाउंड्री ये आखिरी हद, ये जो इनकी आखिरी हद है, कहता है ये कोई शार्प नहीं होती, गहरी नहीं होती जिसका हम पता लगा सकें। एटम का ये भी नहीं पता कि ये किस तरह का है, हम तो इसको स्फेरिकली अज्यूम करते हैं, मानते हैं कि चलो इसको गोल मान के ना इस तरीके से, तो हम इसका क्या मेजरमेंट करते थे रेडियस की, हालांकि ये भी नहीं कन्फर्म कि ये कैसा होता है। हम फिर भी इसको क्या करते हैं जी? अज्यूम करते हैं इसको इस तरीके से स्फेरिकल। इसको अज्यूम करने के बाद फिर हम क्या करेंगे? आखिरी वाला जो शेल होगा ना उसको हम शार्प बाउंड्री भी नहीं मान सकते। शार्प बाउंड्री इसलिए नहीं मान सकते, वो ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, शार्प बाउंड्री तो हम उसको कहें ना, वो शार्प बाउंड्री तो हम उसकी कहें कि जिसकी आखिरी वाली बाउंड्री बिल्कुल गहरी हो। शार्प का मतलब ही क्या है? तेज धार, जो हमें चीज नजर आए जी। शार्प तेज धार, समझ आ गई? इस तरीके से जो हमें नजर आए। वो हमें तो ये भी नहीं मालूम कि इसका ये बाहर वाला जो जहां तक ये डिस्टेंस है, ये जो वैलेंस शेल है वो कैसा है। ठीक है, इसलिए कहता है इसकी कोई शार्प बाउंड्री नहीं होती। एक ये मसला आ गया। दूसरा मसला आ गया कि ये अपने दूसरे एटम के साथ जब बॉन्ड बनाता है, मसलन ये सोडियम का एटम और ये क्लोरीन का एटम, जब ये सोडियम और क्लोरीन मिलते हैं तो कहता है कि इनमें अब बॉन्ड बनाने में इनका रेडियस चेंज हो जाता है, क्योंकि ये एक दूसरे की तरफ डिप्राइव हो जाते हैं। इस तरीके से जी ये डिप्राइव हो जाते हैं। तो डिप्राइव होने से इनके जो कहता है कि डिस्टेंस हैं वो चेंज हो जाते हैं। पहले अगर कुछ और थे तो फिर कुछ और हो जाते हैं। तो ये क्या करते हैं? अपने नेबरिंग वाले एटम पर डिपेंड करते हैं, वो कैसा है। ठीक है, तो ये डिप्राइव हो जाते हैं, अपनी शक्ल चेंज कर लेते हैं अगले वाले एटम को देखकर। कईयों के साथ ये ज्यादा झुक जाते हैं, कईयों के साथ ये कम झुकते हैं।
तो इनके आखिरी रेडियस में फर्क आ जाता है। ठीक है, तो कहता है कि ये इनमें दो मसले पाए जाते हैं, और वैसे हम फिर भी इनकी मेजरमेंट किस में करते हैं, एक्सरे या स्पेक्ट्रोस्कोपी में। एक्सरे या स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम फिर भी इनकी मेजरमेंट करते हैं। तो ये चीज़ है। आगे है जी ट्रेंड। तो इनका ट्रेंड कैसा होगा, रुझान ऐसा होगा जी, ये हमारे पास एक हमने ये पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल में हमने ट्रेंड देखना है कि किस तरफ इनका साइज बढ़ता है किस तरफ कम होता है, इसीलिए हमने इधर पीरियोडिक टेबल बनाया। अब पीरियोडिक टेबल में हम कौन सा ले रहे हैं, पीरियड जी, ये दूसरे वाला पीरियड को हमने निकाल के इधर रख लिया। लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, एनियन 10। ले अब हम इन पर फोकस करते हैं। मुझे ये बताओ कि अगर ये लिथियम है तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 3 इलेक्ट्रॉन हुए, 1 2 और ये 3। अब इसमें प्रोटॉन कितने हुए, 3 प्रोटॉन हुए, 1 2 और 3। अब ये इसका बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो पहले शेल में फौरी तौर पर हमने जो ना फिल करने होते हैं 2 जी। अब इसमें प्रोटॉन कितने होंगे, 4। अब इसका एटॉमिक नंबर है 5, तो पहले शेल में और दूसरे में 3। उसके बाद इसमें प्रोटॉन की तादाद 5 हो जाएगी। अब इसमें भी ऐसा ही होगा, पहले शेल में 2 और दूसरे में 4, पहले शेल में 2 और दूसरे में, पहले शेल में 2 और दूसरे में 6, पहले शेल में 2 और दूसरे में 7, पहले शेल में 2 और दूसरे में 8। अब इसमें प्रोटॉन की तादाद भी 5 है, यहाँ पर 6 हो जाएगी, यहाँ पर 7 हो जाएगी, यहाँ पर 8 हो जाएगी, यहाँ पर 9 हो जाएगी और यहाँ पर 10 हो जाएगी। अच्छा जी, अब हम बिल्कुल देखते हैं कि यहाँ पर अगर ये बेरिलियम है या ये लिथियम है, इसका साइज बेरिलियम से बड़ा क्यों है, बेरिलियम से छोटा बोरोन का साइज क्यों है। इसकी वजह यह है कि यहाँ पर देखें ये नेगेटिव चार्ज मौजूद है जी इलेक्ट्रॉन्स पर। इन नेगेटिव्स को खींचने के लिए ये दरमियान में प्रोटॉन मौजूद है। ठीक है, क्योंकि इन पर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, और ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे को कशिश करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पर अब कशिश करने के लिए दाने ही थोड़े हैं, यहाँ पर न्यूक्लियस का जोर कम है क्योंकि सिर्फ 3 प्रोटॉन, और बाहर जो नेगेटिव चार्ज रखने वाले वो भी सिर्फ 3 है, तो ये कम अट्रैक्ट करेंगे, इस वजह से इसका साइज जरा बड़ा हो जाएगा। अब ये यहाँ पर क्या है, प्रोटॉन की तादाद अब थोड़ी ज्यादा हो गई है इसकी निस्बत, पॉजिटिव की तादाद बढ़ गई है, तो नेगेटिव भी 1 पॉइंट ज्यादा हो गए, तो इसका साइज थोड़ा सा इससे छोटा हो जाएगा क्योंकि न्यूक्लियस अब जरा जोरदार पॉजिटिव हो चुका है, तो नेगेटिव वालों पर वो अट्रैक्ट अब ज्यादा करेगा। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास जो प्रोटॉन्स हैं वो फिर से बढ़ चुके हैं, न्यूक्लियस जो है वो और पावरफुल हो चुका है और नेगेटिव वालों पर थोड़ा सा और ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। यूं ही समझ लें कि अगर यहाँ पर थोड़ा मकनातीस है वो कम अट्रैक्ट करेगा, अगर बड़ा मकनातीस कर दें वो फिर ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। इतना बड़ा आप मकनातीस कर दें कि आप दोनों हाथों से उनको अलहदा करें फिर भी वो अलहदा नहीं होगा बल्कि जुड़ जाएगा, आपकी ताकत से ज्यादा हो जाएगा वो। बिल्कुल यहीं पर है कि हम बाहर की तरफ एक वखरा मकनातीस और अंदर की तरफ एक वखरा मकनातीस रख रहे हैं। ठीक है, अब वो क्या करते जा रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते जा रहे हैं और उसी तरीके से उनका साइज भी छोटा होगा। बिल्कुल अगर हम शेल में भी देखें, वो भाई शेल में क्या देख रहे हैं कि ग्रुप में ये फर्स्ट ग्रुप ले लें, सेकंड ले लें, जो भी ले लें, अब इनमें जो ग्रुप है ना वो ऊपर से नीचे उनका रेडियस बढ़ेगा, उनका रेडियस बढ़ेगा। इसका इतना है तो इसका इतना रेडियस है और इसका इन दोनों से छोटा है, और इन तीनों से जो छोटे जो नीचे होंगे उनके शेल और ज़्यादा बड़े होंगे, उनका रेडियस और ज़्यादा बड़ा होगा। तो ये अगर हम देखें तो इससे बड़ा है ये वाला शेल, क्यों, क्योंकि इसमें एक अजाफी शेल आ चुका है, अब इसमें भी एक और अजाफी शेल आ चुका है।
तो ऊपर से नीचे शेल की तादाद जो है वो बढ़ती है, तो शेल में तादाद बढ़ने से इनका साइज भी बढ़ जाता है। साइज बढ़ने की वजह से कहता है फिर वो जो आखिरी वाला है और प्रोटॉन, इनके दरमियान का फासला जो है वो ऊपर से नीचे, इसका मतलब इनका रेडियस इंक्रीज होगा। और रेडियस क्या कर रहा है जी, इंक्रीज करेगा ऊपर से नीचे की जानिब, और फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इनका रेडियस डिक्रीज करेगा। अब डिक्रीज क्यों कर रहा था, वो इसलिए डिक्रीज कर रहा था क्योंकि इनमें ये न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। सही है जी। एक फ्रॉम लेफ्ट टू राइट क्या बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। ओके, उसके अलावा इनमें शेल नंबर रिमेन्स सेम रहते हैं, यानी इसकी तरह शेल तो नहीं ना बढ़ते, शेल जितने हो ना पीरियड में उतने ही रहते हैं। तो ये 2 शेल हैं तो 2 शेल एक पीरियड में रहते हैं। यहाँ से 3 है तो इसकी तरफ अगर इस तरफ पीरियड इसका लिखें तो उनमें भी 3 ही शेल होंगे। सही है। अब यहाँ पर जी शेल रिमेन्स सेम, इसीलिए इसका शील्डिंग इफेक्ट भी सेम रहेगा। शील्डिंग इफेक्ट इस तरफ से फ्रॉम लेफ्ट टू राइट नहीं पड़ता और ना ही कम होता। ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। शील्डिंग इफेक्ट का पता है ना, शील्डिंग इफेक्ट कोई आखिरी शेल और जो न्यूक्लियस है उसके दरमियान जितने ज्यादा शेल लाते जाएं इनका उतना ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता जाएगा। यानी वो प्रोटॉन न्यूक्लियस और आखिरी वाले शेल जो है उनमें जो अट्रैक्शन है वो बीच में इलेक्ट्रॉन्स आने की वजह से कम हो जाएगी आखिरी वाले शेल की प्रोटॉन पर। सही है। तो इस वजह से कहता है कि शील्डिंग इफेक्ट भी इनका रिमेन सेम रहेगा। अच्छा जी, फ्रॉम अप टू डाउन अगर हम देखें तो इसका साइज सबसे पहले बड़ी वजह किस वजह से बढ़ता है जी, ऊपर से नीचे साइज इनका इंक्रीज नंबर ऑफ शेल, इंक्रीज नंबर ऑफ शेल, इस वजह से इनका जो है ऊपर से नीचे साइज भी बढ़ता है। ठीक है, और इनमें शील्डिंग इफेक्ट भी फिर बढ़ता है। शेल बढ़ेगा तो शील्डिंग इफेक्ट कैसे बढ़ेगा, क्योंकि प्रोटॉन जो हमारे पास मौजूद न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर कम क्यों हो जाएगी, क्योंकि ये दरमियान में जो शेल हैं इनमें भी तो इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे ना। तो ये दरमियान वाले शेल पर नेगेटिव चार्ज है, ये वाले इस आखिरी वाले इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज पर इस न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है कम कर देंगे। तो इस वजह से ऊपर से नीचे एक और शेल जब बढ़ जाएगा तो इसका मतलब एक और शेल इनके दरमियान में आ जाएगा नीचे की तरफ, तो इसकी अट्रैक्शन और कम हो जाएगी। बीच में शेल आ जाएंगे तो ये जो हमारे पास न्यूक्लियस है न्यूक्लियस की आखिरी वाले शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन और कम हो जाएगी, इस वजह से इसका साइज बढ़ जाएगा। अब साइज बढ़ने की वजह से इनका रेडियस ऊपर से नीचे बढ़ जाएगा। ठीक है, इसी वजह से शेल इनका ऊपर से नीचे इंक्रीज करता है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल, और दूसरे नंबर पर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से। ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट को उसने आपकी बुक में स्क्रीनिंग इफेक्ट भी लिखा हुआ जी। स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट सेम है। ठीक है।